हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जय बनु से यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए फटाफट रिवीजन करेंगे, आप लोग भी फटाफट रिवीजन करिएगा। सुपर फास्ट हमको तैयार करना है, टाइम नहीं लगाना है। पहला क्वेश्चन देखो, अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित जल कहाँ चला जाता है। देखो, अंडे को जब उबाला जाता है तो इसमें विकृतीकरण होता है, स्कंदन होता है। स्कंदन का मतलब जैसे दूध में आप नींबू डाल दो, दूध फट जाता है, सही है कि नहीं है। इसी प्रकार से स्कंदन होता है। स्कंदन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बिले और विलायक आपस में मिले हैं और हम वहां पे कुछ ऐसे पदार्थ डाल दें जिससे वो अपघटित होकर के टूट करके वो अलग अलग हो जाए, सही है कि नहीं, तो वो आपका स्कंदन होता है। इसी प्रकार जब अंडे को उबालते हैं तो इसमें एक स्कंदन होता है, विकृतीकरण होता है, जो कि हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। और हाइड्रोजन बंध किस में होता है, पानी में होता है। तो ये पानी को अवशोषित कर लेता है, या कि पानी जब आपका विकृतीकरण होता है या स्कंदन होता है तो पानी क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। और ये जो पूरा अंडा होता है एक प्रकार से गोलिकाकार प्रोटीन अघुलनशील रेशेदार प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ, जब हम अंडा को उबालते हैं तो इसमें विकृतीकरण होता है और स्कंदन होता है, जिससे एच बंध की उपस्थिति में होता है, जल की उपस्थिति में होता है, तो कुछ ना कुछ वो अवशोषित कर लेगा, जिसके कारण वो स्कंदन हो रहा है, जिसके कारण वो विकृतीकरण हो रहा है, तो उसको अवशोषित करेगा कि नहीं, तो उसको अवशोषित कर लेता है, जिससे पानी विलुप्त हो जाता है। चलिए अगला देखो, हमारे शरीर की विटामिन के बारे में कहा गया भाई साहब कि विटामिन सी और विटामिन ए आवश्यक क्यों है और इसके महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। बताओ, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी जैसे बीमारी हो जाता है। जीरो, यहां पर जीरो क्या है भैया, आधा फा है, थैल्मिया है ना, जीरो थैल्मिया ऐसा है, आंख की कार्निया का कठोरपन। तो विटामिन ए की कमी से इसलिए हमें आवश्यक है भाई कि विटामिन ए की यदि कमी हो जाए तो रतौंधी हो जाए, रात में दिखाई नहीं देगा, इसलिए विटामिन ए की आवश्यकता है। इसी प्रकार विटामिन सी क्यों आवश्यक है, क्योंकि इसकी कमी से स्कर्वी हो जाना, मसूड़ों में रक्त का बहाव, दांतों का टूटना, पायरिया इत्यादि रोग हो जाते हैं, इसलिए विटामिन सी आवश्यक है। विटामिन सी खट्टापन, विटामिन सी कहाँ चाहिए, मतलब किस चीज से हमें मिलता है, तो खट्टापन। खट्टापन मतलब जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, टमाटर हो गया, ये हो गए, जो खट्टा होगा वो विटामिन सी देगा। ठीक है। विटामिन ए हरी सब्जी जैसे गाजर हो गया, पालक हो गया, दूध मक्खन हो गया, मछली हो गया, ये आपके विटामिन ए के स्रोत है। ठीक। प्रोटीन किसे कहते हैं, फटाफट यहां पर रिवीजन करेंगे। प्रोटीन किसे कहते हैं बच्चों, यहां पर आप देखिए, प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, प्रोटियोज से हुई है ना। जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, एक छोटा सा परिभाषा है। प्रोटीन उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है, ये मेन परिभाषा। इसको आप नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कट, समझ रहे ना। तो जैसे आप कोई भी चीज लिख रहे होते हो तो कुछ इसमें ऐसा फिक्स पॉइंट होता है कि उसके बिना आपका अंक कटेगा। तो यहां पर ये जो प्रोटीन की परिभाषा है, प्रोटीन उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है। वो तो फिर आपको पता है कि सभी जीव जंतुओं में पाया जाता है, शरीर में पाया जाता है, पादप में, प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन की अल्प मात्रा, सल्फर भी पाई जाती है। लेकिन मुख्य रूप से जो प्रोटीन है उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसकी उत्पत्ति प्रोटियोज शब्द से हुई थी, ये चीज है। अमीनो अम्ल दो प्रकार से होते हैं, एक आवश्यक अमीनो अम्ल और एक अनावश्यक। आवश्यक अमीनो अम्ल उसे कहते हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनता, सही है कि नहीं। आवश्यक अमीनो अम्ल किसे कहते हैं, जो हमारे शरीर में नहीं बनता, जैसे बैलिन, आइसोल्यूसिन, अर्जिनिन, ल्यूसिन। मतलब एक दो आपको एग्जाम्पल तैयार करना है, नहीं कि पूरा आप साथ साथ रटते रह जाओ, ऐसा नहीं। बैलिन, ल्यूसिन याद कर लो बस। आवश्यक अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर में नहीं बनता, जिसे हम आहार से प्राप्त करते हैं, उसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। लेकिन जो हमारे शरीर में बनता है, जिसे किसी और से लेने की जरूरत नहीं होता है, जैसे ग्लूसिन, एलानिन, दो तैयार करो ना, दुनिया भर का मैं नहीं कहता हूं, दो तैयार करो, ग्लूसिन, एलानिन, ये आवश्यक अमीनो अम्ल है। ठीक। अनावश्यक है, अनावश्यक मतलब जो हमारे शरीर में बनते हैं। ठीक। चलिए यहां पर क्वेश्चन है, जैव अणुओं के तत्वों के कार्य प्राप्ति स्रोत। बिल्कुल मैं इसको नहीं कहूंगा याद करने के लिए, इसको मैं कहूंगा क्या होता है जब प्रोटीन का विकृतीकरण होता है। प्रोटीन ऊष्मा तथा रसायन से प्रभावित होते हैं। प्रोटीन को गर्म करने पर अथवा रासायनिक यौगिकों से क्रिया कराने पर जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है, विकृत और स्कंदित होकर अविलेय हो जाते हैं। इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल अभी आपको समझाया कि अंडा को उबालेंगे तो अंडा जो उबलेगा तो उसमें विकृतीकरण होगा। विकृतीकरण मतलब ये जो गुच्छे के रूप में बन जाता है। आप लोगों को सबसे बेहतर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि दूध में स्कंदन कराओगे, नींबू डाल दो, स्कंदित हो जाता है, विलेय के कण अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार कोई भी प्रोटीन होगा, प्रोटीन नहीं भाई, प्रोटीन, ठीक है, इसमें यदि स्कंदन हो जाए, क्या हो जाए, स्कंदन हो जाए और वो
जो भी हमारे विलयन में मतलब एक प्रकार से द्रव में वो मिला हो वो अलग हो जाए, अविलेय हो जाएगा, तो वो विकृतीकरण कहलाएगा। कुल मिलाकर के यदि हम कह दें कि उसकी क्रियाशीलता का नष्ट हो जाना, जैसे अंडा ही है, अंडा जब तक नहीं उबालोगे तो उसमें मान लीजिए बच्चे देने की क्षमता है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि गांव घर में जो अंडा मिल रहा होता है उसकी मैं बात नहीं करता हूँ। जो मुर्गी अंडा देती है, मुर्गा नहीं बोल देना है ना, मुर्गी अंडा देती है और मुर्गी उस पर बैठती है, तो उसमें बच्चे देने की क्षमता है, लेकिन उसको यदि आप गर्म कर दोगे तो वो एक प्रकार से उसकी क्रियाशीलता नष्ट हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, क्योंकि अंदर जो भी लिक्विड है उसका विकृतीकरण हो जाएगा, वो स्कंदित हो जाएगा। तो प्रोटीन को भी यदि हम गर्म कर दें, है ना, या उससे किसी से क्रिया करा दें तो उसकी क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है और स्कंदित होकर अविलेय हो जाता है। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। ये दो अंतर आपको तैयार करना बच्चों फटाफट। ये अंतर मैंने ऑलरेडी कराया है, रेशेदार प्रोटीन, गोलिकाकार प्रोटीन, इन दोनों में अंतर, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे नहीं कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है, जो क्वेश्चन मैंने करा दिया है उसे मैं नहीं कराऊंगा। चलिए, मोनोसेकेराइड क्या कहलाता है बताओ? मोनोसेकेराइड क्या है? सेकेराइड के मैंने प्रकार बताया था, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, है ना, ओलिगोसेकेराइड। ठीक ये चीज होता है। मोनोसेकेराइड मतलब इकाई, सरलतम इकाई, एल्डिहाइड या कीटोन का सरलतम इकाई, ठीक है, जो और सूक्ष्म मात्रा में अपघटित ना हो सके। ठीक है, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो पुनः जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन की सरलतम इकाई नहीं देते। वही चीज तो बताया कि सूक्ष्मतम इकाई ही मोनोसेकेराइड कहलाएंगे, सूक्ष्मतम इकाई मोनोसेकेराइड कहलाएगा बच्चों। ठीक है, जैसे आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज है C6H12O6, इसको यदि हम अपघटित कराएंगे तो ये फिर से हमें एल्डिहाइड या कीटोन नहीं बना कर देगा। तो सूक्ष्मतम इकाई जो पुनः जल अपघटित होकर एल्डिहाइड या कीटोन ना दे वो मोनोसेकेराइड कहलाता है। और डाइसेकेराइड में तो सिंपल है, जब मोनोसेकेराइड के दो अणु संयुक्त होकर के एक नए अणु का निर्माण करते हैं उसे हम डाइसेकेराइड कहते हैं। जैसे सुक्रोज होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज, सुक्रोज टूटता है तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाता है, सही है कि नहीं? मतलब इसमें दो सूक्ष्मतम इकाई है और दो इकाई से मिलकर के, यानी दो अणु से मिलकर के एक नया अणु बना है। तो डाइसेकेराइड में मोनोसेकेराइड के दो इकाई होंगे, दो अणु संयुक्त होकर के एक नए यौगिक या एक नए अणु का निर्माण करेंगे, तो ये आपका डाइसेकेराइड कहलाता है। ठीक, चलिए इसके बाद आपको तैयार करना है इसमें अंतर, एमिनो अम्ल और प्रोटीन में अंतर। एमिनो अम्ल क्या कहलाता है? ऐसा कोई भी यौगिक जिसमें एक एमीन समूह और एक कार्बोक्सिलिक समूह होगा वो एमिनो अम्ल कहलाएगा। लेकिन प्रोटीन क्या हमने बताया था, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक आपका प्रोटीन होता है। सिंपल है। जो एमिनो अम्ल होता है इसके संयोजन में डाइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड तथा प्रोटीन बनते हैं और प्रोटीन के जल अपघटन से एमिनो अम्ल बनते हैं। वैसे एमिनो अम्ल से प्रोटीन बना होता है, सही बात है, और प्रोटीन टूटेगा तो एमिनो अम्ल बनेगा। एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन केसिन प्रोटीन है, ग्लाइसिन लाइसिन एमिनो अम्ल है। इसको आपको तैयार करना है। मैं वही चीज बात करता हूं बच्चों जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रखते हैं। इसके बाद मैं आपको कहूंगा कि इसमें आप ये पेप्टाइड बंध तैयार कर लो। पेप्टाइड बंध है क्या कि जैसे मान लीजिए एक हमारे पास कोई भी एमिनो अम्ल है जिसमें आपका एक एमीन ग्रुप होगा और एक अम्ल का ग्रुप होगा, तो दो हम एमिनो अम्ल ले लेते हैं, दो एमिनो अम्ल। कितने? दो एमिनो अम्ल। एक एमिनो अम्ल का आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह और दूसरे का एमीन समूह जब आपस में क्रिया करके H2O बाहर कर देता है तब इसके बीच जो बंध बनता है उसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। सिंपल तरीके समझो, जैसे हमने कहा ये ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में ये आपका COOH, ये कौन सा है बच्चों समूह? ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह है। देखो ना COOH ये कार्बोक्सिलिक समूह है और ये एलानिन है, इसमें आपका NH2 एमीन समूह है। तो इसमें से OH और H निकला, H2O निकाल दिया है ना, और बीच में बंध बना लिया। तो यहाँ पे जो बंध बना पेप्टाइड बंध बना। देखो जरा, जो COH समूह एक एमिनो अम्ल के तथा दूसरे एमिनो अम्ल के NH2 समूह के बीच जल के एक अणु का निष्कासन द्वारा बनता है, ये दो एमिनो अम्ल की इकाइयों को एक पेप्टाइड अणु में जोड़ देती है। कुल मिलाकर के आपको मैं अपने भाषा में बताऊं कि पेप्टाइड बंध एक एमाइड बंध है जो कि एक एमिनो अम्ल का COH समूह और दूसरे एमिनो अम्ल का NH2 समूह से एक हाइड्रोजन नहीं कर सकते, एक जल का अणु निकालता है और जो आपस में बंध बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बंध। यानी एमिनो अम्लों के बीच बना हुआ बंध ही पेप्टाइड बंध होता है। इसमें एक अल्फा एमिनो अम्ल का COH समूह और दूसरे अल्फा एमिनो अम्ल का NH2 समूह आपस में क्रिया करता है और जल के अणु को बाहर निकालता है। इसके फलस्वरूप बंध बनती है जिसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बंध। देख सकते हो आप लोग, पेप्टाइड बंध सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
चलिए, इसके बाद ये भी आपका विकृतीकरण, ये क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर ये चीज आपको तैयार करना है कि इन्हीं 4 प्रोटीनों को नाम देते हुए मनुष्य के शरीर में किए जाने वाले कार्य लिखिए। प्रोटीन के नाम लिखना भैया, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या, मायोसिन, पेप्सिन, फाइब्रोनोजेन। फाइब्रोनोजेन क्या होता है, ये रक्त को थक्का बनाने में सहयोग करता है। जैसे हमारे शरीर में कहीं घाव लग गया, चोट लग गया, ठीक है, तो यदि चोट लग गया तो रक्त बहता रह जाएगा। ऐसी स्थिति में जरूरत है कि रक्त का थक्का बन जाए। रक्त का थक्का बनने से क्या होता है बच्चों, कि जो और रक्त है बाहर नहीं निकल पाता, तो ये फाइब्रोनोजेन का काम है। पेप्सिन का काम क्या है, यह शरीर के आहार नाल के आमाशय में पाया जाता है। यह भोजन के पाचन में सहायक होता है, मतलब पेप्सिन जो है भोजन को पचाता है। मायोसिन क्या करता है, यह मांसपेशियों में पाया जाता है, मांसपेशियों के संचालन में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन तो सबको पता है, ये रक्त में पाया जाता है, श्वसन की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन का संवहन का काम करता है, ऑक्सीजन को मिलाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक स्थायी यौगिक बनाता है और फेफड़ों से विभिन्न ऊतक तथा ऑक्सीजन का संवहन करता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य रूप से कार्य है ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में रक्त के साथ मिला करके पहुंचाना, क्योंकि हीमोग्लोबिन रक्त में ही पाया जाता है, सिंपल है। ये जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक बनाता है, जो फेफड़े के विभिन्न ऊतकों तथा ऑक्सीजन का संवहन करता है। सिंपल है, ये चीज है, ठीक। इसके बाद बच्चों न्यूक्लिक अम्ल क्या है, 2 महत्वपूर्ण कार्य न्यूक्लिक अम्ल आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा सा है ना डीप क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में आता है। डीएनए आरएनए में अंतर आप लोगों को तैयार कर लेना है। डीएनए डबल हेलिक्स है, आरएनए सिंगल हेलिक्स है। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। ये डीएनए जो है नाभिक में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म क्रोमोसोम में पाया जाता है। डीएनए में क्या होता है कि थायमीन होता है और इसमें थायमीन की जगह यूरेसिल, ठीक है। डीएनए क्या होता है बच्चों, एक से अधिक एंजाइम कार्य का निर्देशन करता है, यह केवल संदेश वाहक का काम करता है, ठीक। पैतृक गुण किसके कारण होता है, डीएनए के कारण होता है। और प्रोटीन का कार्य करता है, मुख्य रूप से प्रोटीन के निर्माण में कार्य करता है आरएनए। आरएनए प्रोटीन निर्माण करता है ना, जबकि हमारा डीएनए पैतृक गुण के लिए सहयोगी होता है, ठीक। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ज्यूटारायन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना बच्चों। ज्यूटारायन एमिनो अम्ल का उभयधर्मी गुण। एमिनो अम्ल में एक NH2 समूह होता है और एक आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होता है, इसलिए ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है। ये अम्लीय प्रकृति भी दर्शाता है और क्षारीय प्रकृति भी दर्शाता है। इसी कारण से एमिनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति को आप समझाइए, ये क्वेश्चन बोला गया है। तो चूंकि आपको पता है कि जो हमारा एमिनो अम्ल है इसमें एक आपका एक क्षारीय समूह है अर्थात NH2 समूह है और एक एमिनो अम्ल का जो आपका एक अम्ल समूह COH समूह है। इन दोनों के कारण भाई जब आपका अम्लीय स्वभाव दर्शाएगा, सिंपल है, तो भाई साहब आपका COH समूह से, ठीक है, H निकलेगा और H निकलेगा तो अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा। यदि हम बात कर लेते हैं आपका मान लीजिए OH समूह निकला, तो OH समूह तो आपका क्षारीय प्रकृति दर्शाता है, ठीक। चीजें क्लियर है ना, ये चीज आपको तैयार रखना है, ठीक। ये आप लोगों को लिख लेना ये क्वेश्चन। वैसे इस चैप्टर के बच्चों ग्लाइकोसाइड एक बंध पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है ग्लाइकोसाइड बंध, ठीक। बाकी तो न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, पॉलीसेकेराइड किसे कहते हैं, जब मोनोसेकेराइड के कई सारे इकाई मिलकर के एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं, इससे स्टार्च सेलुलोज, ये पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। मोनोसेकेराइड के कई इकाइयां मिल करके, मोनोसेकेराइड के कई इकाइयां मिल करके एक बड़े से यौगिक का निर्माण करते हैं, है ना। मतलब 10 से 12 मतलब 10 से कई ज्यादा गुना, 100, 150, 200, 300, 1000, तो ये आपका पॉलीसेकेराइड कहलाता है, ठीक। ठीक है बच्चों, यहां पर आपका क्लियर हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं बताओ, प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड या कीटोन जो जलक घटित होकर इनका निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर इस चार्ट को आप लोग एक बार जरूर पढ़ लेना। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, विटामिन B1 का थायमीन है, विटामिन सी का स्कार्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, सूखा रोग जिसे बोलते हैं, विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति में कमी। ये मुख्य से विटामिन ए बी सी डी ई आपको तैयार करना है। B1 B2 B3 बहुत ही कम पूछा जाता है, इसलिए इसमें उतना ज्यादा जरूरत नहीं है, ये चीज आप याद कर लेना। ओके, तो फिलहाल अभी आप इतना रिवीजन तो कर ही लो जितना मैंने कराया है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई साहब। अब देखो यार, न्यूक्लिक अम्ल से भी क्वेश्चन आता है, डीएनए आरएनए अंतर बहुत ही प्रॉपर रूप से, जो 2022 का क्वेश्चन बना था बहुत ही सिंपल बना था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। जैसे आपका एक आ गया था
ये ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन का यहाँ पर आप देख सकते हो आंसर है एमिनो अम्ल के दोनों अम्लीय एवं क्षारीय समूह अणु में उपस्थित होते हैं। जलीय विलयन में COH समूह में से एक प्रोटॉन निकलने पर COO निगेटिव आयन बनता है, जबकि NH2 समूह एक प्रोटॉन ग्रहण कर ये आयन बना लेता है। यह pH बराबर 7 पर द्विध्रुवीय आयन होता है, इसे ज्यूटर आयन कहते हैं। कुल मिलाकर के यहां से एक H निकल करके अम्ल के ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकल करके एमीन वाले ग्रुप पर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो ये आपका ज्यूटर आयन हो गया। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आयन मिल गए, यानी नेगेटिव है ज्यूटर मतलब जॉइंट वाले दो आयन बन जाए, ये ज्यूटर आयन कहलाते हैं बच्चों। ये आपका ज्यूटर आयन 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल देखिए यार, यदि आपसे कोई कहे कि 7 दिन में पूरा सिलेबस करा दो, तो आप ही सोचो जिस सिलेबस को पूरे साल पढ़ाया जाता है, 8 महीने का कोर्स होता है, उसको यदि आपसे कोई कह दे कि हम 2 दिन में ख़त्म कर देंगे तो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए रिवीजन का टाइम है, केवल सुनने का टाइम है, रटने का नहीं। सुन कर जाओ, अपने भाषा में लिखो। ठीक है, तो वो चीज़ मैं करा रहा हूँ कि हो सकता है आप लोग सुन लो, क्योंकि सुना हुआ चीज़ ज़्यादा याद रहता है। सुन कर जाओगे, 15 मिनट में आप 15 क्वेश्चन रिवीजन कर लिए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। रिवीजन करिए, और भी जो भी आपको डाउट हो बिल्कुल आप मैसेज करिए। आप लोगों के लिए निरंतर कार्यरत रहूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।